का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। व्हाट आर आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स, ऑब्टेन अ रिलेशन बिटवीन देम। राइट, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएगा। तो कल हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट के बारे में समझा था, तो एक बार हम उसको समझ लेते हैं। राइट, तो मान लीजिए ये लोअर एनर्जी लेवल E1 स्टेबल ग्राउंड स्टेट है और ये हायर एनर्जी लेवल E2 अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट है। तो किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर पर सभी एटम्स जो हैं वो स्टेबल ग्राउंड स्टेट में होंगे। तो मान लीजिए ये कोई पंपिंग सोर्स है जिसकी एनर्जी डेंसिटी U है। राइट, एक यूनिट वॉल्यूम में U एनर्जी को एमिट कर रही है। सपोज ये न्यू फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रही है। राइट, तो इस पंपिंग सोर्स से जो एमिटेड फोटोन है उसकी एनर्जी अगर h न्यू है, जो कि स्टेबल ग्राउंड स्टेट और अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगा। तो ग्राउंड स्टेट में एटम जब इस फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो वो स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हो जाएगा। राइट, तो मान लीजिए इस एटम में स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में आने के लिए कुल समय लिया है T12। राइट, ये इसका ट्रांजिशन टाइम है, जो कि ये स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए ले रहा है। जब हम इस ट्रांजिशन टाइम का रेसिप्रोकल करते हैं 1/T12, तो हमको मिलता है एक कांस्टेंट। राइट, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं B12 से, क्योंकि हम 1 से 2 में जा रहे हैं इसलिए ऐसे लिख रहे हैं B12। इसको कहते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, जो कि ट्रांजिशन टाइम जो एटम ने स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में लिया है उसका रेसिप्रोकल होता है। राइट, नाउ 10⁻⁻8 सेकंड के बाद एटम अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा बाय स्लो ट्रांजिशन, और इस प्रोसेस में वो एक फोटोन को एमिट करेगा जिसकी एनर्जी अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट और स्टेबल ग्राउंड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। यह फोटोन रैंडम डायरेक्शन में जाएगा एज इनकोहेरेंट लाइट। राइट, तो मान लीजिए इस एटम ने स्टेबल अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कुल समय लिया T21, क्योंकि अब मैं 2 से 1 में आ रहा हूं। राइट, स्पॉन्टेनियस एमिशन से, क्योंकि स्पॉन्टेनियस एमिशन स्लो ट्रांजिशन है, तो ये ट्रांजिशन टाइम लॉन्ग होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाई थी बात। ठीक, जब मैं इस ट्रांजिशन टाइम का रेसिप्रोकल करूंगा 1/T21, तो मुझे एक कांस्टेंट मिलेगा। राइट, मान लीजिए दिस कांस्टेंट इज A 2 से 1 में आ रहा हूं, सो A21। राइट, इसको कहते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। राइट, नाउ ये जो फोटोन होता है जो कि रैंडम डायरेक्शन में जा रहा है, ये अगले स्टेप में स्टिमुलेटिंग फोटोन के रोल में प्ले करता है। ये एटम को एक्साइटेड स्टेट में स्टिमुलेट करता है कि वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करें। तो जब एटम इस फोटोन को एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्ब करता है तो उसका लाइफ टाइम जो है वो 10⁻⁻8 सेकंड से बढ़कर 10⁻⁻6 से 10⁻⁻3 सेकंड तक का भी हो जाता है, और ये एक्साइटेड स्टेट उस समय एक नया नाम लेती है जिसको हम कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। राइट, सो ये एटम जब मेटास्टेबल स्टेट से फास्ट ट्रांजिशन से ग्राउंड स्टेट में आता है, देखिए अब ट्रांजिशन हो रहा है फास्ट, यानी कि ट्रांजिशन टाइम होगा शॉर्ट, तो ये दो फोटॉन्स को एमिट करता है। एक फोटोन जो इसने यहाँ एब्जॉर्ब किया उसे निकालता है, और एक इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकलेगा। राइट, ये दोनों फोटोन की सेम एनर्जी होती है, सेम फ्रीक्वेंसी होती है, सेम फेज होता है, सेम पोलराइजेशन होता है, और ये सेम डायरेक्शन में चलते हैं, जो कि वही डायरेक्शन होती है जो स्टिमुलेटिंग फोटोन की डायरेक्शन है।
एज ए कोहेरेंट बीम, और इसको हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। मान लीजिए इस एटम ने मेटा स्टेबल स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आने के लिए कुल जो टाइम लिया बाय स्टिमुलेटेड एमिशन वो लिया टी डैश डैश में कह देता हूं क्योंकि ये टाइम डिफरेंट होगा, टी डैश T21, राइट। इससे ये डिफरेंट होगा। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करता हूं, इस ट्रांजिशन टाइम का रेसिप्रोकल करता हूं 1/T-T-21 का, तो मुझे एक और कांस्टेंट मिलता है जिसे मैं डिनोट करता हूं B, 2 से 1 में आ रहा हूं इसलिए B21, ठीक। इसको कहते हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इस प्रकार से हमारे 3 कोफिशिएंट्स बन रहे हैं। ये हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन है, ये हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है A21, और ये B21 जो है ये हमारा आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है, राइट। जब हमें इन तीनों में रिलेशनशिप डेवलप करना है, मैथमेटिकल एक रिलेशनशिप बनाना है, तो जिस प्रिंसिपल से हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हम थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति को लेंगे, ठीक है। और हम थर्मल इक्विलिब्रियम में ये जानते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, वो हमने कल भी पढ़ा है। मान लीजिए इसको मैं RA ले रहा हूँ, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को, ये जो है थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति में रेट ऑफ एमिशन के इक्वल होता है, ठीक है। सो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति में ये स्थिति आ जाती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है, हमारे एक्सेस नंबर ऑफ एटम एक्साइटेड स्टेट में होते हैं देन दी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और इस रेट ऑफ एमिशन को मैं जो हूं, दोनों एमिशंस जो मेरे हो रहे हैं, रेट ऑफ एमिशन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन RSP, मैं इसको RSPE लिख रहा हूं, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, प्लस जो हमारा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन है, ठीक है, उसका रेट RSTE, इन दोनों का सम होता है। तो ये हमें बनानी है, ठीक है, जिसके आधार पे हम इन तीनों कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप निकालेंगे। ये हमारी डेरिवेशन की बेस इक्वेशन होगी, यानी कि मैं थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करूंगा, और थर्मल इक्विलिब्रियम में ये मानते हुए कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एमिशन के इक्वल होता है, और रेट ऑफ एमिशन को मैं रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का सम लूंगा, क्योंकि दोनों एमिशंस हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस भी हो रहा है, स्टिमुलेटेड भी हो रहा है, ठीक है। और इस इक्वेशन को इक्वेट करके, तो मेरा एम क्या रहेगा इनमें रिलेशनशिप बनाने के लिए, कि एक तो मैं निकालूंगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन बेटा दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, या तो आप कह सकते हो 1 सेकंड में कितने एटम ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे भी आप कह सकते हो। या आप ऐसे कह सकते हो कि 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स को एटम्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन है 1 सेकंड में कितने एटम्स एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये शब्द कहेंगे बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। यहां भी ऐसा कह सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि एक फोटॉन जो है वो हमारा एक एटम्स को एमिट करेगा, ठीक है। तो हम जो है स्टिमुलेटेड एमिशन को भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स हमारे पर यूनिट वॉल्यूम एमिटेड हो रहे हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो हमें ये निकालने होंगे कि 1 सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, 1 सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, और 1 सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम कितने फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे थे बाय स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। और हमें इन रेट्स को इक्वेट करके ये डेरिवेशन प्रूव करना है कि A21, B12 और B21 में क्या रिलेशनशिप होगा। ये हमारा तरीका है इसको करने का। क्लियर है बात? तो जो लोग लेट आए थे उनके लिए एक बार मैं, अगर वो चाहते हैं रिपीट करना, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये जो है हमारा ग्राउंड स्टेट है E1, जो कि एक स्टेबल स्टेट है, और ये सपोज हायर एनर्जी लेवल अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट है। तो किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर T पर
सारे एटम्स हमारे स्टेबल ग्राउंड स्टेट में होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये एक पंपिंग सोर्स है जिसकी एनर्जी डेंसिटी U है और ये न्यू फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट कर रही है। तो इस पंपिंग सोर्स से एमिटेड फोटोन की एनर्जी h न्यू, ठीक है। h न्यू जो है वो एनर्जी डिफरेंस होगा ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के का, ठीक है। तो जब एटम ग्राउंड स्टेट में इस फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करेंगे। मान लीजिए एटम ने स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करने के लिए कुल समय t12 लिया, जिसे ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं तो मुझे मिलेगा इस आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। 10 की पावर -8 सेकंड के बाद एटम जो है अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा और इस प्रोसेस में वो एक फोटोन को एमिट करेगा जिसकी एनर्जी एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी। यह फोटोन रैंडम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, एज इनकोहेरेंट लाइट, और इसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। मान लीजिए एटम ने अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ट्रांजिशन टाइम लिया t21। इसका जब रेसिप्रोकल करते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है जिसको कहते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन रिप्रेजेंटेड एज A21, राइट। अब ये वाला फोटोन जो रैंडम डायरेक्शन में गया था, ये एक्साइटेड स्टेट में एटम्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो ट्रांजिशन करें फ्रॉम एक्साइटेड अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट टू स्टेबल ग्राउंड स्टेट। तो जब एटम इन फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका लाइफ टाइम इंक्रीज करेगा फ्रॉम 10-8 सेकंड टू 10-6 सेकंड से 10-3 सेकंड तक, और ये अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट उस समय मेटास्टेबल स्टेट कहलाई जाएगी, राइट। तो ये एटम जो है जब मेटास्टेबल स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में आएगा बाय विच टाइप ऑफ ट्रांजिशन, फास्ट ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन हमारा फास्ट होगा तो ये दो फोटॉन्स को एमिट करेगा, दोनों फोटॉन्स की सेम एनर्जी होगी, सेम फ्रीक्वेंसी होगी, सेम फेज होगा, सेम पोलराइजेशन होगा और ये सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे जो कि स्टिमुलेटिंग फोटॉन की डायरेक्शन होगी एज ए कोहेरेंट बीम, और इसे हम कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। मान लीजिए एटम ने मेटास्टेबल स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जो ट्रांजिशन टाइम लिया वो लिया t-21। इसका जब हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो हमें एक और कांस्टेंट मिल रहा है B21, इसको कहते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। नाउ हमें इन तीनों में रिलेशनशिप बनाना है। रिलेशनशिप बनाने के लिए हमारी जो बेस इक्वेशन होगी वो थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति वाली इक्वेशन है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ एमिशन के इक्वल होता है। तो एटम्स की पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाती है, जितने एटम यहाँ पर हैं उतने ही एटम यहाँ रहेंगे थ्रू आउट दी प्रोसेस, और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन की स्थिति में अटेन हो जाता है एक्टिव मीडियम। ये मैंने कल बताई थी बात। तो रेट ऑफ एमिशन को हम रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन और रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का सम लेंगे, यानी कि कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम एमिट हो रहे हैं बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम एमिट हो रहे हैं बाय स्टिमुलेटेड एमिशन, कितने फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो रहे हैं बाय द एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट एज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। क्लियर। अब हम डेरिवेशन पे आते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे आइंस्टीन कोएफिशिएंट होता क्या है। तो आइंस्टीन कोएफिशिएंट एक पेयर ऑफ एनर्जी लेवल के लिए डिफाइंड होता है, एक जोड़े के लिए, ठीक है। एक जोड़ा जो है एनर्जी लेवल्स का उसके लिए डिफाइन होता है। तो जब कोई एटम एक लेवल से दूसरे लेवल में जाता है तो जितना टाइम वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने के लिए ले रहा है उसको ट्रांजिशन टाइम कहते हैं। इस ट्रांजिशन टाइम का जो रेसिप्रोकल होता है उसको आइंस्टीन कोएफिशिएंट कहते हैं, राइट। तो अगर ये जोड़ा चेंज हो जाता है, मान लीजिए एनर्जी लेवल 1 से कोई 3 लेवल ऊपर लेता, मैं 1 से 3 भी ट्रांजिशन हो सकता था, तो ट्रांजिशन टाइम चेंज होगा, आइंस्टीन कोएफिशिएंट चेंज होगा। 2 से 3 के लिए चेंज होगा, 2 से 4 के लिए चेंज होगा, 1 से 4 के लिए चेंज होगा, 3 से 4 के लिए चेंज होगा। तो जोड़ा एक निश्चित जोड़े के लिए ये निश्चित होता है, क्योंकि टाइम निश्चित है तो आइंस्टीन कोएफिशिएंट भी निश्चित होता है, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है 2 1 1 2 इस तरह से। क्लियर। तो ये तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। इसके बाद ये हमने नीचे वही सब कुछ एक्सप्लेन किया जो मैंने अभी आपको बताया कि जब एटम जो है ग्राउंड स्टेट में फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी, तो एटम जो है स्टेबल ग्राउंड स्टेट से अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में
चले जाएंगे। 10 की पावर -8 सेकंड के बाद एटम अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल ग्राउंड स्टेट में स्पॉन्टेनियसली डिके करेगा बाय ए स्लो ट्रांजिशन, और इस प्रोसेस में एक फोटोन को एमिट करेगा जो कि जिसकी एनर्जी अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट और स्टेबल ग्राउंड स्टेट के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल होगी, राइट। तो यही बात हमने आगे लिखी हुई है, और ये फोटोन रैंडम डायरेक्शन में जाएगा बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, राइट। So let me move to the next slide. By emitting a photon of energy E2 minus E1 which is called as spontaneous emission. तो ये हमने वही सब बताया है। The photon emitted by spontaneous emission participate in stimulating action. इसके बाद बेटे वो आपको stimulating emission को डिफाइन करना है कि ये जो फोटोन जो spontaneous emission से निकल रहा है ये अगले स्टेज में स्टिमुलेटिंग एक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में स्टिमुलेट करता है कि वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करें। जब एटम इस फोटोन को एब्जॉर्ब करता है तो उसका लाइफ टाइम 10 की पावर -8 सेकंड से बढ़कर 10 की पावर -6 से 10 की पावर -3 सेकंड तक हो जाता है, और वो मेटास्टेबल स्टेट हो जाती है। तब वो नीचे ट्रांजिशन करता है, फास्ट ट्रांजिशन करता है, और उसमें 2 फोटोन को एमिट करता है जिनकी सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज, सेम पोलराइजेशन, सेम डायरेक्शन होती है। तो ये बात मैंने सेकंड पैराग्राफ में लिखी है, राइट। तो ये आप जो है सेकंड पैराग्राफ में बता देंगे कि स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है। पहले में आप बता दोगे स्पॉन्टेनियस एमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड एमिशन क्या है, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन क्या है। ये एक पैराग्राफ पूरा इस तरह से रहेगा, ठीक है। इसके बाद यहां से हमारी बात स्टार्ट होती है कि मान लीजिए हम थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति में आ गए, ठीक है, और थर्मल इक्विलिब्रियम की स्थिति में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन स्टेबल ग्राउंड स्टेट इज n1, ठीक है। स्टेबल ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम हमने कितने लिए, n1, और स्टेबल अनस्टेबल एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम लिए हमने n2, ठीक है। तो ये n2 एटम्स हैं हमारे E2 स्टेट में, n1 एटम्स है हमारे E1 स्टेट में, और क्योंकि इक्विलिब्रियम की बात है तो ऑब्वियस बात है n2 n1 से बड़ा होगा क्योंकि पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया है। क्लियर है ना बात? तो ये हमें ऐसे एक्सप्लेन करना है। नाउ लेट मी कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। देखिए अब हमें जो है ये रेट निकालना है। तो सबसे पहले हम रेट निकाल रहे हैं स्टिमुलेटिंग एब्जॉर्प्शन का कितना होगा। आप मेरा टारगेट समझ गए हो मैं करना क्या चाह रहा हूं। मैं इन रेट्स को निकाल के इक्वेट करूंगा और फिर निकालूंगा रिलेशनशिप आइंस्टीन कोएफिशिएंट्स में। तो बेटे रेट क्या है कि रेट है कि कितने फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक सेकंड में एटम्स ने ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब किए हैं, उसी को तो रेट कहेंगे। तो मान लीजिए रेट ऑफ स्टिमुलेटिंग एब्जॉर्प्शन है dN1/dt। ये dN1/dt आ रहा है समझ में, क्योंकि नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट में कितने हैं, n1 इक्विलिब्रियम में। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूं dN1/dt तो मैं बात कर रहा हूं एक सेकंड में कितने फोटॉन्स को एटम एब्जॉर्ब कर रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम। आपको पर यूनिट वॉल्यूम की बात करनी है क्योंकि मैं एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहा हूं यहां शुरू से ही। क्लियर? तो ये हमने डिफाइन किया रेट ऑफ स्टिमुलेटिंग एब्जॉर्प्शन का मतलब है विच रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब्ड बाय एटम्स इन एनर्जी स्टेट E1 पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है। सो बेटे अब ये जो चीज, ये जो इक्वेशन आ रही है इसको समझो। ये रेट किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये रेट जो हमने लिखा है किसके प्रोपोर्शनल होगा? देखो सबसे पहली बात है जितने ज्यादा एटम होंगे ग्राउंड स्टेट में उतने ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब होंगे, इसमें किसी का कोई शक नहीं होना चाहिए। जितने ज्यादा एटम होंगे ग्राउंड स्टेट में उतने ज्यादा फोटोन एब्जॉर्ब होंगे। तो बेटे ये n1 के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, एक बात तो ये आई कि ये dN1/dt जो है n1 के प्रोपोर्शनल है। दूसरी मैं ये कह रहा हूं कि ये एनर्जी डेंसिटी के भी प्रोपोर्शनल होगा, जो पंपिंग सोर्स की एनर्जी डेंसिटी है। ये बात कैसे आ रही है? देखो कोई चीज जितना ज्यादा किसी को दे सकती है लोग उससे उतनी ज्यादा चीज लेंगे भी, ये प्रकृति का नियम है।
तो अगर एनर्जी डेंसिटी पंपिंग सोर्स की हाई होती है, यानी कि वो 1 यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा एनर्जी रखती है, तो एटम उससे अब्सॉर्ब भी ज्यादा करेंगे। अब कोई देने वाला तो कुछ है नहीं, तो लोग लेते भी नहीं है उससे, समझ रहे हैं बात को। लेकिन अगर कोई ज्यादा देने वाला है, बहुत देता है, तो लोग लेते भी ज्यादा हैं उससे। तो ये वाली बात बेटे प्रोबेबिलिटी के बेस पे आ रही है कि इफ यू विल बी हाई, तो रेट ऑफ फोटॉन्स एब्जॉर्ब पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाई। क्लियर है बात? तो इन दोनों बातों से प्रोपोर्शनल बात हो रही है। जितने ज्यादा एटम ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होंगे, उतने ज्यादा फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम एब्जॉर्ब होंगे। जितनी ज्यादा पंपिंग सोर्स की एनर्जी डेंसिटी होगी, उतने ज्यादा फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम में ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब होंगे। तो ये दोनों के प्रोपोर्शनल आ गया, यू म्यू n1। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगाया B12, एक हम कांस्टेंट लेके आए। दिस B12 इज कॉल्ड एज आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ये मैंने आपको बताई थी बात, ठीक है। ये ट्रांजिशन टाइम का रेसिप्रोकल है एक्चुअली में। क्लियर? अब ये बेटे मैंने मान लो इक्वेशन, टेक इट एज इक्वेशन 1, ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन आ गया। क्लियर हो गया? अब हमें निकालना है रेट ऑफ एमिशन। रेट ऑफ एमिशन को दो हिस्सों में निकालेंगे, एक तो स्पॉन्टेनियस एमिशन और एक स्टिमुलेटेड एमिशन। पहले निकालते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो लेट dN2/dt spawn is the rate of spontaneous emission which represent the number of photons emitted by atoms on transition from E2 to E1 per unit time per unit volume by spontaneous emission। by केवल स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात कर रहा हूं मैं। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन से कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, जब एटम जो है अनस्टेबल स्टेट E2 से स्टेबल ग्राउंड स्टेट E1 में ट्रांजिशन कर रहा है। तो वो सपोज है dN2/dt। अगेन बेटे ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये केवल N2 के प्रोपोर्शनल होगा। इसमें U नहीं आने का। U क्यों नहीं आने का? कोई एब्जॉर्प्शन थोड़ी ना हुआ है जो U आएगा, केवल N2। ऐसे समझो, जितने ज्यादा एटम्स जो हैं हमारे उसमें होंगे एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, उतने ज्यादा एटम नीचे आएंगे और उतने ज्यादा फोटोन निकलेंगे, ठीक है ना। तो N2 जितना हाई होगा, उतना ज्यादा हमारा ये वाला रेट हाई होगा। तो ये इसके प्रोपोर्शनल आएगा N2। यू म्यू का इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो इसे आप लेंगे एज N2। क्लियर? सो लेट मी टेक द नेक्स्ट स्लाइड। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? सर N1 क्या है? एक मिनट, N1 N2 एक मिनट, आप लेट आए थे? नहीं सर, लेट नहीं आया था। आप N1 N2 फोटोन को भी कह रहे हो, अभी फिर आपने एटम बोला है, नंबर ऑफ एटम। N1 आप समझो बात को, एक एटम एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। तो जितने ज्यादा एटम ग्राउंड स्टेट में होंगे, उतने ज्यादा फोटोन को वो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है इसके प्रोपोर्शनल है हमारा रेट। या कितने रेट क्या हो रहा है? रेट को तो आप फोटोन के टर्म में डिफाइन करो। एक सेकंड में कितने फोटोन को पर यूनिट वॉल्यूम एटम ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ये रेट एटम के प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितने ज्यादा एटम ग्राउंड स्टेट में होंगे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट में कितने एटम है इक्विलिब्रियम में? N1, उतने ज्यादा बेटे फोटोन एब्जॉर्ब करेंगे। तो प्रोपोर्शनल ठीक है, साइन के साथ N1 के प्रोपोर्शनल होगा ये रेट। N1 हाई होगा तो रेट हाई होगा, N1 कम होगा तो रेट कम होगा। समझ में आ रही है बात? बात दूसरी ये भी है, हाँ यस सर, समझ में ये नहीं आया कि N1 नंबर ऑफ फोटोन है या नंबर ऑफ एटम्स है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। ये N1/dt तो ये रेट है, ऑफ एटम हुआ ना। ये फोटॉन्स हैं। ये फोटॉन्स हैं कि एक सेकंड में कितने फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एटम के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ये फोटोन है बेटे। एक्चुअली फोटोन और एटम तो एक एक है ना, एक एटम एक फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। 100 एटम 100 फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, एक एक, सब एक एक करेंगे इस तरह से। तो एटम तो एक्चुअली N1 है, लेकिन ये जो आ रहा है रेट, ये है कितने फोटोन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम एब्जॉर्ब हो रहे हैं, राइट। समझ रहे हैं? इसलिए N1 के टर्म्स में आ रहा है। आप इससे शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कि N1 तो एटम है, तो ये फोटोन कैसे हो गए? ये फोटोन बेटे ऐसे हो गए, एटम और फोटोन तो आपस में लिंक है ना, बिल्कुल, एक एटम एक फोटोन है। समझ रहे हैं बात को? तो मैं यहाँ एटम के टर्म्स में रेट को लिख सकता हूं dN1/dt।
समझ रहे हैं? तो ये नंबर Okay, ऑफ फोटोन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और यहाँ पे भी ऐसी बात हमने करी है। ये N2 एटम है पर यूनिट वॉल्यूम हमारे E2 स्टेट में। जितने ज्यादा ये एटम होंगे उतने ज्यादा फोटॉन्स एब्जॉर्ब को एमिशन कराएगा हमारा, जब वो एटम E2 से E1 में आएगा। तो ये हमारा आ रहा है फोटॉन्स, क्योंकि एक एटम एक फोटोन को एमिट करेगा। तो इसलिए मैं एटम के टर्म में यहाँ फोटॉन्स को लिख सकता हूँ dN2/dt। ये है बात। दोनों तरह से देखो, आप ऐसे कह सकते हो एक एटम, कितने एटम E2 से E1 में आ रहे हैं एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये शब्द जरूर कहना है, बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन। उसको रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। या एक सेकंड में पर यूनिट वॉल्यूम कितने फोटोन एमिट हो रहे हैं बाय स्पॉन्टेनियस एमिशन, उसे भी हम रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन कह सकते हैं। तो रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन आप एटम्स या फोटोन दोनों में से किसी के टर्म्स में कह सकते हो, क्योंकि एक एटम एक फोटोन को निकाल रहा है जब तक स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात कर रहे हैं, और स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में भी एक एटम एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। लेकिन जब मैं स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करूंगा तो एक एटम वहां दो फोटोन निकालता है, तो वहां एटम शब्द ना कह के आप बेटर है फोटोन के टर्म्स में ही इस पूरे डेरिवेशन को समझो। तो फोटोन कितने एब्जॉर्ब हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ग्राउंड स्टेट में कितने एटम्स हैं पर यूनिट वॉल्यूम। ये उसके प्रोपोर्शनल आ गया N1 के। और लगाई गई पंपिंग सोर्स की क्या एनर्जी डेंसिटी है। जितनी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा उसकी देने की क्षमता है, तो एटम उससे उतना ज्यादा ले भी सकते हैं। तो इसलिए यू म्यू के प्रोपोर्शनल भी ये हो गया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं एमिशन की। जितने ज्यादा एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी स्टेट E2 में होंगे उतने ज्यादा एटम नीचे आ सकते हैं। तो जितने नीचे आएंगे उतने फोटोन निकलेंगे, तो उतने ज्यादा फोटॉन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम स्पॉन्टेनियस एमिशन से निकलेंगे। तो ये रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन हमारे नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। लेकिन क्योंकि इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता, भाई वो 10 की पावर -8 सेकंड के बाद अपने आप नीचे आ जाता है, एब्जॉर्प्शन तो नहीं कराता ना फोटोन का। तो इसलिए यू नहीं आने का यहाँ पे यू नहीं आने का, लेकिन यहाँ पे यू आएगा क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन करके एटम ऊपर गए हैं, लेकिन ये एटम अपने आप से एक्साइटेड से नीचे आए हैं। तो यू नहीं आने का, केवल N2 आएगा। जितने ज्यादा एटम होंगे पर यूनिट वॉल्यूम उतने ज्यादा फोटोन एमिट होंगे पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये रेट आ गया। ठीक, सो आई कैन से दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी फिर सेकेंड इक्वेशन बन गई। dN2/dt spawn is equal to A21 N2। ये हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ले आए हैं अब, राइट। सो आई हैव ब्रिंग दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी A21। ठीक है, इस A21 इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड एज आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। ये बेटे ट्रांजिशन टाइम का, स्पॉन्टेनियस एमिशन का जो ट्रांजिशन टाइम है जो स्लो होता है, स्पॉन्टेनियस एमिशन तो स्लो ट्रांजिशन है ना, तो ट्रांजिशन टाइम लॉन्ग होता है। तो ये उसका उल्टा होगा। तो इसका मतलब A का जो मान है वो B से छोटा होता है। A का मान B से छोटा होता है क्योंकि ट्रांजिशन टाइम स्पॉन्टेनियस का बड़ा होता है स्टिमुलेटेड के कंपैरिजन। स्टिमुलेटेड फास्ट होता है। क्लियर है बात? तो इसको हम कहते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। इसी तरह से बेटे स्टिमुलेटेड एमिशन का रेट निकाल लो। मान लीजिए dN2/dt is the rate of stimulated emission which represent, देखो मैंने साफ लिख रखा है, which represent number of photons emitted by atoms on transition from E2 to E1 per unit time per unit volume by stimulated emission। ठीक है, so this rate will be proportional to N2। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जितने ज्यादा एटम्स होंगे हमारे एक्साइटेड स्टेट में उतने ज्यादा हमारे
फोटॉन्स स्टिमुलेटेड एमिशन से पर यूनिट टाइम एमिट होंगे। तो ये फोटॉन्स आ रहे हैं जो कि हमारे एमिट होंगे पर यूनिट टाइम। हमने वर्ड स्टीम लगाया हुआ है ये शो करने के लिए कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन की केवल मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन बेटे इस केस में यू म्यू क्यों आया, क्योंकि ये वाला जो एमिशन होता है ये फोटोन को एब्जॉर्ब करके होता है एक्साइटेड स्टेट में। आ रही है ना बात समझ में? ये एमिशन के लिए फोटोन को एब्जॉर्ब कराना पड़ता है एक्साइटेड स्टेट में, और फोटोन जैसे हमने ग्राउंड स्टेट में एब्जॉर्ब करा के स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन कराया था, ऐसे ही इस फोटोन को एक्साइटेड स्टेट में एब्जॉर्ब करा के स्टिमुलेटेड एमिशन कराएंगे। तो ऑब्वियस बात है फोटोन तो पंपिंग सोर्स से निकल रहा है ना, फोटोन की एनर्जी कितनी थी एच न्यू। ठीक है, जब वो एब्जॉर्ब हुआ, जब वो स्पॉन्टेनियस एमिशन से निकला तो उसकी एनर्जी कितनी थी एच न्यू। यही वाला अगले स्टेप में चला गया था स्टिमुलेशन में भाग लेने के लिए, तो उसकी अभी भी एनर्जी कितनी है एच न्यू। तो ये एच न्यू जो आ रहा है ये आया तो पंपिंग सोर्स से ही है, तो इसीलिए पंपिंग सोर्स की एनर्जी डेंसिटी की भी यहां अहमियत होगी। जैसे कि स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में हुई थी ऐसे ही स्टिमुलेटेड एमिशन में भी होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी पंपिंग सोर्स रखेगा उतने ज्यादा एब्जॉर्प्शन की क्षमता होगी। और बेसिकली क्योंकि ये वाला एमिशन एब्जॉर्प्शन से ही हो रहा है, स्टिमुलेटिंग फोटोन के एब्जॉर्प्शन से हो रहा है एटम्स के द्वारा एक्साइटेड स्टेट में, समझ रहे हैं? तो इस केस में यू म्यू आएगा। तो यू म्यू स्पॉन्टेनियस में नहीं आने का, क्योंकि स्पॉन्टेनियस में एटम अपने आप नीचे आया है बगैर एब्जॉर्प्शन के, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन में यू म्यू आएगा क्योंकि इस केस में एटम फोटोन को एब्जॉर्ब करके नीचे आता है। आ गई बात समझ में? तो इस केस में यू म्यू के प्रोपोर्शनल हो गया, हमने इक्वल टू लगाया तो ये अगेन एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया B21 यू म्यू N2। इसे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को कहते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अब थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हुए हमने ये रेट्स को इक्वल कर दिया। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन। रेट ऑफ एमिशन में हमने दोनों रेट्स को सम ले लिया, dN2/dt स्पॉन प्लस dN2/dt स्टीम। ठीक, तो हमने इक्वेशन 1, 2 और 3 से, पहली इक्वेशन से dN1/dt एब्जॉर्प्शन है B12 U mu N1, dN2/dt स्पॉन है A21 N2 और dN2/dt स्टीम है B21 U mu N2। ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई। यहां से आपको दिख रहे हैं, एक ये दिख गया हमें, ये दिख गया है हमें, और ये दिख गया है हमें। हमें रिलेशनशिप इनमें स्थापित करना है ना बेटे। रिलेशनशिप को स्थापित कैसे करेंगे? आपने एक वो फॉर्मूला पढ़ा है यूनिट सेकंड में, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी वाला। जब मैंने ब्लैक बॉडी समझाई थी तो ब्लैक बॉडी के बाद प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूले को डिराइव किया था। ठीक है, प्लैंक का assumption ये था कि वेव पैकेट्स के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, क्वांटाइज्ड होती है। ठीक, तो बेटे वो फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, तो वो एनर्जी डेंसिटी पे ही तो है, याद है वो U। अगर आपको याद आ रहा है तो वो U प्लैंक रेडिएशन से किसी को याद है वो कितनी आई थी? U इज इक्वल टू, अगर याद है, 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। ठीक है, मुझे, मैं अभी इतना जल्दी लिख नहीं पा रहा हूं उसको, 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब। ठीक है, 1 अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। याद आ रहा है वो फॉर्मूला? तो मैं u बराबर कुछ चीज निकालूंगा इधर, u बराबर कुछ भी कर लो, मुझे नहीं पता, अपने आप u के टर्म्स में लेके आओ इस वाली इक्वेशन को, और इस फॉर्मूले से तुलना कर देनी है हमें जो भी चीज बनेगी, और हमारे पास A2 B21 और B12 में संबंध स्थापित हो जाएगा। ये करना है मुझे, क्लियर है बात? तो अगले स्टेप में देखो, अब ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, B12 U mu N1 माइनस B21 U mu N2 इज इक्वल टू A21 N2। बेटे U के टर्म में ले आओ, तो मैं इसको इधर ले गया केवल U में लाने के लिए, U को कॉमन ले लो, U mu B12 N1 माइनस B21 N2 इज इक्वल टू A21 N2। U mu इज इक्वल टू A21 N2 अपॉन B12 N1 माइनस B21 N2। आ गई बात समझ में? ये U में ले आओ। सबसे पहला काम है तुम्हें से एनर्जी डेंसिटी में लाना है। कारण क्या है? प्लैंक रेडिएशन फार्मूला लगाऊंगा। ठीक, फर्दर
मैं ऐसे लिख सकता हूँ N2 को कॉमन लो, A21 B12 N1 अपॉन N2 माइनस B21। N2 बेटा कॉमन लोगे तो N2 से N2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपकी बन गई इक्वेशन 4। ठीक, दिस इज यू ब्रिंग दिस इन टर्म्स ऑफ U एनर्जी डेंसिटी। मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एटम जो है वो N0 है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ एटम की मैं बात कर रहा हूं। ये सारे के सारे एटम 0 केल्विन पर E0 में होते हैं। तो क्या होता है कि 0 केल्विन पे ना हम एक स्टेट नीचे वाली मानते हैं, सबसे ज्यादा नीचे वाली, इसको हम E0 बोलते हैं, और ये मानते हैं कि सारे के सारे एटम 0 केल्विन पर इस एनर्जी लेवल में होते हैं, और इसे हम ग्राउंड स्टेट लेते हैं 0 केल्विन पर। लेकिन किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर T पर हमारी ग्राउंड स्टेट E1 होती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर हम ये मानते हैं कि किसी भी फाइनाइट टेम्परेचर पर सारे के सारे एटम E1 में होते हैं, और ऊपर की तरफ एटम एक्सपोनेंशियली घटते हैं। ये मैंने आपको बताई थी बात, और वो एक्चुअल में नंबर नहीं होता, वो प्रोबेबिलिटी होती है कि इतने एटम हो सकते हैं। ठीक, तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ एटम N1 प्लस N2 है, N1 है पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम E1 में, और N2 है पर यूनिट वॉल्यूम E2 में, इक्विलिब्रियम में, तो इन टोटल N2 प्लस N1 का सम अगर N0 है, N0 ही तो होगा टोटल नंबर ऑफ एटम, तो बेटे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, ठीक, जैसा कि ये दिख रहा है कि ये एक्सपोनेंशियली घटेंगे, E1 स्थित E1 में नंबर ऑफ एटम N1 आएंगे N0 e की पावर माइनस E1 अपॉन KT, और E2 में नंबर ऑफ एटम आएंगे N2 इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस E2 अपॉन KT। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। आपने जो सेकंड यूनिट में लगाया था बोस आइंस्टीन लगाया था, याद आ रहा होगा वो प्लैंक वाला, वो लगाया था फोटोन के लिए, ये लगेगा एटम के लिए, एटम के लिए लगेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये लॉ आपसे यही कहता है कि जब आप हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे तो एटम एक्सपोनेंशियली घटते हैं एट ए फाइनाइट टेम्परेचर T विच इज कांस्टेंट। ठीक, तो बेटे मैं इनका रेशो ले लेता हूं, तो N1 ये रेशो मैं यहां लगाने के लिए ले रहा हूं, ये मुझे चाहिए ना N1 बाई N2 क्या है, तो N1 बाई N2 e की पावर E2 माइनस E1 अपॉन KT, E2 माइनस E1 क्या है h न्यू, e की पावर h न्यू अपॉन KT, टेक इट एज इक्वेशन 5। इस 5 इक्वेशन को 4 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो N1 अपॉन N2 की जगह आप लिख सकते हो e की पावर h न्यू अपॉन KT। ठीक है, सो लेट मी मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। बेटे ये हमने देखो e की पावर h न्यू अपॉन KT कर दिया N2 बाई N1। नाउ फ्रॉम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूला, हम प्लैंक्स रेडिएशन फॉर्मूले से जानते हैं कि ये जो एनर्जी डेंसिटी होती है ये 8 पाई h न्यू क्यूब अपॉन c क्यूब 1 अपॉन e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस 1 होती है। ये तुम्हें बेटे सेकंड यूनिट से रिलेशन पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेकंड नहीं थर्ड यूनिट से, क्वांटम मैकेनिक्स में हमने ये किया था। ठीक है, प्लैंक रेडिएशन फॉर्मूला। तो ये मेरी इक्वेशन 7 है। ठीक, इसको मैं इक्वेशन 6 को फिर से लिख सकता हूँ A21 B21, इसमें मैंने B21 को कॉमन ले लिया, तो ये बना B12 बाई B21 e की पावर h न्यू अपॉन KT माइनस 1, टेक इट एज इक्वेशन 8। इन दोनों को मैं तुलना कर सकता हूँ 7 की 8 के साथ, 7वें की 8वें के साथ। तो जब मैंने 7 और 8 को कंपेयर किया तो मुझे मिला B12 B21 इज इक्वल टू 1। देखो ये 1 है यहाँ पर, ई के साथ यहाँ 1 लगा हुआ है, तो मैं इस पूरे को 1 ले सकता हूँ। ठीक, B12 बाई B21 को 1 ले लिया, तो B12 B21 के बराबर आ गया। और एक चीज ये आई कि A21 बाई B21, ये जो चीज है A21 बाई B21 बाहर जो है, ये बेटे इसके बराबर है